सर मेरे पास नहीं, हो गए असर सर, असर के रिकॉर्डिंग बाद ऑन है। असर ऑन कर लिए। ठीक है सर। जी सर, ऑन कर दी आपने, स्टार्ट भी कर दी, मैंने स्क्रीन स्टार्ट नहीं की थी अभी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिराज ने अभी क्वेश्चन पुट इन किया है रिगार्डिंग RIMMM प्लान। ठीक है, RIMMM जो है बेसिकली इसको रिम प्लान भी कहते हैं, और रिम जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और मिटिगेशन होती है। अब ये चीज MMM जो है ना, ये आगे पीछे भी होती रहती है, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मुख्तलिफ तरीके से इसको मेजर किया जा रहा होता है। सो RIMM प्लान जो है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा, वो आपने डिलीवर करना होगा। इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आपने इंटरनेट पे सर्च किया था, आपको कुछ नहीं मिला। हो सकता है मैं भी आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर लूंगा, जिसको आप देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि जब भी आप रिस्क की मैनेजमेंट करते हैं तो उसको कोई ना कोई तरीकेकार होगा इसको रिकॉर्ड करने का। और जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अगेंस्ट मेजरमेंट लिख रहे होते हैं कि वो किस तरह से उसको मेजर किया जाएगा, इन केस ऑफ एनी अकरेंस क्या किया जा रहा होगा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा रहा होगा, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होगी, इन केस अगर वो चीज आ रही है तो उसकी मिटिगेशन किस तरीके से होगी। तो ये बेसिकली RIMMM प्लान बनाया जाता है। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल देख लेंगे किस तरीके से। मैं कोई सैंपल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस पेपर को लेके कैसा था, ताकि हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर विल टेक इट फर्दर। सर पेपर तो सही था, मतलब अच्छा खासा लेंथी भी था, टेक्निकल भी था, लेकिन सर मार्क्स बहुत अजीब से हैं। कोई वजह होगी? सर वो समझ नहीं आई, मतलब आपने जितना पूछा और जितना पढ़ाया हमने सब वही, जो आपने पूछा हमने वही लिखा, मार्क्स लेकिन सबके ही तकरीबन ऐसे ही है कि सब ओके, हैरान थे देख के मार्क्स, यार 10-10 नंबर कटे हुए पूरे पूरे। बिल्कुल सही है। और आप में से ही कुछ लोग हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं इसके अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना बाकी सब ने कुछ वो किया था। प्रॉब्लम देखिए होती क्या है, होती ये है कि जो हमने इसमें बातें की थी, उस बातों के अंदर जो जो चीजें हमने देखी हैं उनके मुतालिक हमने डिस्कशन बहुत डिटेल से की है। वो डिस्कशन जो है अगर हमें याद है तो हमने उसके अंदर कोई चीज मिस नहीं करेंगे। जो आंसर्स थे वो आपने देखे थे, बमुश्किल 4-4 लाइन, 5-5 लाइन, 6-6 लाइनों के आंसर्स थे। ठीक है, यस, जो कुछ उसका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो था जिसमें आपको वो बनानी थी चीजें, तो वहां पर वो चीजें लंबी भी थी। अब फॉर एग्जांपल हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, इनफैक्ट हमारा असाइनमेंट भी था वो। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर हमारे पास जो बातें हमने डिस्कस की थी उसमें से किसी ने 3 कॉलम का वो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाया हुआ है, किसी ने उसको 8-8, 10-10 कॉलम से उसको लेकर गए, मैं एक्सटेंड किया हुआ है। So, अब मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह से जज करूं कि जिसके 12 कॉलम्स हैं और जिसके 3 कॉलम्स हैं वो दोनों 1 मार्क्स तो डिजर्व नहीं करते, राइट? दोनों के मामला में मुख्तलिफ होगा मामला। जी सर, मैंने जो अपना मतलब जो मैंने अपना आंसर दिया था ना इस क्वेश्चन का, वो तो मैंने अपने दूसरे सब्जेक्ट में ही, हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें यही ना, हमारा एक असाइनमेंट मिला था तो उसमें भी हमने सारी यूज केसेस बनाए थे RTM की तरह ही। तो मैंने तो ठीक अपना है, वही असाइनमेंट ही यूज किया था उस आंसर के लिए, जो कि वो एक सही है। एप्लीकेशन थी हमारी टिकट बुकिंग वाली। तो मैंने उसी के मतलब एक फेज लेके, जो कि बुकिंग सर्च करने के बाद रूम का जो आ जाता है कि अब आप रूम उसमें से सिलेक्ट करें, तो वो सिनेरियो के मैंने यूज केसेस वहाँ डाल दिए थे। तो मैंने तो अपना पूरा बिल्कुल वही ठीक है, किया था 10-12 का। बिल्कुल सही है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी के अंदर जो डिटेल्स आपने डाली थी वो अपनी जगह आप बिल्कुल सही डाली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जब रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, हमारे कौन से फंक्शनल, नॉन फंक्शनल
उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स है वो एग्जिस्ट करती हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर हमने ये वाली बात भी की थी कि उसके अंदर जो टेस्ट केसेस हैं वो टेस्ट केसेस कौन से हैं। फिर ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं टेस्ट केसेस की तो उनकी अपनी वैल्यूज आ जाती हैं, फिर प्रायोरिटीज आ जाती हैं, हाई मीडियम लो आ जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। हमने सारी चीजें बहुत क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। जो आप लोगों के मार्क्स की कम आने की वजह है उसकी रीजनिंग जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा जगहों के ऊपर मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी समझने के लिए कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके से। एनीवेज, तो अभी अब थोड़ा सा इस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो चेंज हम ये कर रहे हैं कि एंड में आप लोगों के रिजल्ट्स जो है ना वो बेहतर रहें। तो हम करेंगे ये कि हम असाइनमेंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी और क्विजेस की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, प्लस बीच में एक प्रोजेक्ट भी हम ऐड कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास चांसेस जो है मार्क्स लूज किए हैं जहां पे वो चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम इसको आगे लेके चलते हैं। मुझे आप लोगों से सिर्फ एक जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जितना ज्यादा इंटरैक्टिव रख सकते हैं क्लास को उतना इंटरैक्टिव रखें, उतनी डिस्कशंस करें। कोई चीज समझ में नहीं आती क्लास को आगे बढ़ने मत दें, ठीक है। जब तक आप क्लियर नहीं हो तब तक आगे मत जाने दें। इसका तरीकेकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही और दूसरे को समझ आ गई है तो दूसरा भी उसको समझा सकता है। अच्छा, अभी जब आप दो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को समझा रहे होते हैं तो दैट बिकम्स अ डायलॉग, और वो डायलॉग उसके अंदर मैं भी मौजूद हूँ, आपकी क्लास के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। तो इस डायलॉग से होता ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाती या एजेंडा में कवर नहीं हो पाती वो चीजें वहां पे कवर हो जाती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो क्लास को जितना इंटरैक्टिव रखेंगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। सो ये तो बेसिकली हमारा वो वाली बात थी। RIMM प्लान के ऊपर हमारी बात हो गई है। RIMM प्लान की जो डिटेल्स है मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, वो हम विल टेक इट फर्दर वहां से। सही है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज, एक्सक्यूज मी सर, सर ये नेट पे जो मैं देख रहा हूँ सर, ये RIMM नहीं है, वो सिर्फ RMMM है। मेरे ख्याल आप सेम सही ही कह चीज रहे है। हैं। देखिए चीज एक ही है। इसका ब्रेकअप को अगर आप देखेंगे ना तो आपको ब्रेकअप से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के अंदर कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रिस्क आ सकता है, मिसाल के तौर पे कस्टमर जो है वो या आपकी टीम जो है ना वो छोड़ के जा रही है, या जैसे होता है ना टर्नओवर रिस्क जो हमने पढ़ा था, टर्नओवर रिस्क हो सकता है। आपने आइडेंटिफाई किया कि टर्नओवर रिस्क हो सकता है, आपने लिखा रिस्क, यानी आर के कॉलम में आपने लिखा रिस्क ये है कि आपकी टीम का टर्नओवर होगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी अगला कॉलम जो आई आएगा उसके अंदर आप क्या लिख रहे होंगे, उसमें आप ये लिख रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिस्क अकर होने वाला है। कैसे कह सकते हैं आप कि टीम जो है वो इसमें से कोई बंदा छोड़ के जा रहा होगा। इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत तरीकेकार होते हैं इसके। वो तरीकेकार ये होते हैं कि आप अपनी टीम के साथ एंगेज रहते हैं, उनको एंगेज रखते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर। यूजुअली लोग अपने आने जाने से पहले कोई ना कोई चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा, जाने की जो रीजंस होते हैं उन रीजंस को भी अकाउंट फॉर किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा इसलिए छोड़ के जा रहा है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में जा रहा है, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जी उसको किसी दूसरी जगह से बेहतर ऑफर हो गई है। एक और रीजन ये हो सकता है कि वो नाराज होके जा रहा है, ही इज नॉट हैप्पी विद हिज करंट जॉब, ही इज नॉट हैप्पी विद हिज मैनेजर, उसकी वजह से वो जा रहा है। हो सकता है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करना चाहता है, उस टेक्नोलॉजी को लेके वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, वो किसी और नई चीज के ऊपर एक्साइटेड है और उस चीज के ऊपर वो काम कर रहा है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई हो सकता है कोई कंपनी मैटर करती हो सकता है कोई बंदा मैटर करता हो। इन सारी सूरतों में अगर देखा जाए तो जो छोड़ के जा रहा है वो शख्स ही है वाहिद जो कि आपको पहले से बता सकता है कि यार मैं जाने वाला हूं या मैं जाना चाह रहा हूं। और इसकी कम्युनिकेशन एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए आप ये कह सकते हैं कि यार
एक बंदे को जाने से पहले हम किस तरह से उसका रिस्क को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने आइडेंटिफिकेशन में इस तरह की चीजें लिखी, ओके। अब मॉनिटरिंग का एलिमेंट आ जाता है। मॉनिटरिंग का एलिमेंट इस तरह से आ जाता है कि आप बहुत सारे फिलर्स रखते हैं बीच में कि यार जो टीम है उसकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, एक दूसरे के साथ एक्साइटेड है कि नहीं है, उनकी एंगेजमेंट किस तरीके से है। आपको लगता है ये जो कंपनीज होती हैं जो एक दफा साल में कोई पिकनिक का अरेंजमेंट कर रही होती हैं, अवार्ड शोज कर रही होती हैं, रमजान के अंदर रमजान के अंदर जो है ना इफ्तार के मामला चल रहे होते हैं, या जो कंपनीज के अंदर बोनसेस दिए जा रहे होते हैं, इंक्रीमेंट्स दिए जा रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कंपनी खुश होकर करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। उसका रीजन ये होता है कि इन सारी चीजों के अंदर कंपनी का टाइम और पैसा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब मैनेजमेंट की बात करो तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी खुशी से काम नहीं कर रहे होते। ये उनकी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? बिकॉज ये चीजें स्टाफ को, टीम को मोटिवेट रखने के लिए और एंगेज रखने में काम आती है। जिन कंपनीज में आप जरा अपने आसपास नोट करें कि इस तरह की एंगेजमेंट वाला फैक्टर ज्यादा होगा, उस कंपनी के अंदर टीम्स में ये जो टर्नओवर फैक्टर है या जो टर्नओवर का रिस्क है वो अमूमन कम होता है। वहां से लोग कम छोड़ के जा रहे होते हैं। हर कंपनी जहां पे इस तरह की एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है वहां पर लोग कम छोड़ के जा रहे होते हैं। जैसे गूगल की आपने ऑफिस की तस्वीर आप सब लोगों ने देखी भी होगी कहीं ना कहीं, ईमेल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। वहां पर उन्होंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि आप अपने पेट्स को भी अपने ऑफिस में लेके आ सकते हैं, आपने लॉन्ड्री करनी है तो भी आप आ सकते हैं, ऑफिस में साइकिल चलाएं, कपड़े कौन से पहनने, बैठना किस तरह चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, किसी के साथ बैठना चाहते हैं, इन सारी चीजों के अंदर उनकी अच्छी खासी कॉस्ट लगी है। लेकिन उन्होंने ऐसी कॉस्ट क्यों लगाई, इन्वॉल्व की है? बिकॉज दे वांट द एनवायरनमेंट टू बी हैपनिंग, ताकि स्टाफ इंगेज रहे सारी बातों के अंदर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है वो इस रिस्क को कवर करने के लिए, मिटिगेट करने का एक नजरिया है। तो आप मिटिगेशन के कॉलम के अंदर वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, हमने रिस्क की बात कर ली, आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, मिटिगेशन की बात कर ली। मॉनिटरिंग के अंदर हमने ये देख लिया कि ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ऑफिस आने में कितनी एक्साइटमेंट है, लोग टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, देर से बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने जो दूसरे स्टेटसेस हैं, लिंक्डइन के स्टेटसेस हैं, फेसबुक के स्टेटसेस हैं, वहां पे ऑफिस की तस्वीरें कितनी शेयर कर रहे हैं, या ऑफिस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपने दोस्तों और आसपास के लोगों से कितनी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो ये सारी बातें होती हैं जो कि मॉनिटर की जा रही होती हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर आपके पास वाला एलिमेंट आ गए। सो मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और मिटिगेशन, ये तीन चीजें मिल जाती हैं किसी भी एक रिस्क के अगेंस्ट। और आप आई जब उसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन की, उस प्रोजेक्ट को, उस रिस्क को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सिराज, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है आपको? RIMMM जो है वो बेसिकली किस तरह से हम चीजें देख रहे हैं, हम आज से जो चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग रिस्क मैनेजमेंट हम का कोर्स जो है ना हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। आज जो हमारे पास चीजें हैं हम उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजिंग, इस सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, और इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रही होती है। जब इससे थोड़ा आगे आगे बढ़ते रहेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, इन डिफरेंट कॉलम्स में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी, आपकी आवाज कट गई, दोबारा से गई है। ठीक है सर, मैं कह रहा था कि अच्छा क्लियर हो गया इसके बारे में। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिस्क की आइडेंटिफिकेशन की। अच्छा, अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने चीजें देखी थी, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके अंदर थोड़ा सा ड्रिल डाउन किया था कि ये रिस्क मैनेजमेंट उसका सबसेट है, और सबसेट है तो क्यों है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने SDLC के तमाम फेजेस के अंदर झांका था, और हर फेज के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि उसके अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है,
और हमने क्लास में आप लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया था वो ये था कि यार कौन सी एक्टिविटी की वजह से कौन सा रिस्क है जो कि वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो सारी बातें हमने की थी वो बगैर किसी टूल के, बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के हमने उस चीज को एनालाइज किया था। अब हम इसको फॉर्मली देखते हैं कि किस तरीके से होती है। तो रिस्क की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जाती है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्रोजेक्ट को भी हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, टीम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिचुएशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑपरेशंस एंड इट्स वर्कफोर्स, ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। For example, the risk identification may include assessing IT security threats such as a malware and the ransomware, accidents, natural disasters, and other potentially harmful events that could disrupt business operations. Okay, हमने आप में से जो लोग systems के साथ interact कर रहे होते हैं उसमें से आप लोगों ने एक वर्ड यूज सुना होगा जिसे कहते हैं DRP, डिजास्टर रिकवरी प्लान। सही, तो डिजास्टर रिकवरी प्लान जो होता है वो बेसिकली आपका एक प्लान है जिसके अंदर आप ये बात करते हैं कि ये तो पहली डिजास्टर आप किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना डेटा सर्वर्स पे रखा हुआ है और वहां पे उन सर्वर्स के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हैकिंग का कोई इवेंट अगर हो जाता है या वहां पर किसी किस्म की आग लग सकती है, नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो बिजनेस है वो अफेक्ट होगा। कंसिडर एन एग्जांपल कि आप नादरा की एग्जांपल ले सकते हैं। नादरा का जो डेटा है, ह्यूज डेटाबेस, और वो सारा डेटाबेस जो है ना किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सर्वर या किसी न किसी एनवायरनमेंट के अंदर होगा जहां रखा हुआ हो। हमने बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा दिए कि भाई वहां पे कोई एक्टिविटी ना हो जाए। हमने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप यूपीएस भी बंदोबस्त कर लिए, यूपीएस के ऊपर हमने स्टैंड बाय जनरेटर्स भी इंश्योर कर लिए, ठीक है, मल्टीपल लाइंस भी हमने इंश्योर कर ली। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपने मल्टीपल कनेक्शंस भी इंश्योर किए वहां पे कि जी आपके हार्ड लाइन भी आ रही है, फाइबर ऑप्टिक से भी आप कनेक्टेड हैं, रेडियो से भी आप कनेक्टेड हैं, सैटेलाइट से भी आप कनेक्टेड हैं। आपने क्या किया, एक ही चीज के मल्टीपल चीजें वहां पे क्रिएट करते जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या होता है कि आपका सारा डेटा किसी और लोकेशन के ऊपर जो कि यूजुअली हिडन होती है, बताई नहीं जाती, वो उस जगह के ऊपर उसका मिररिंग हो रही होती है या वहां पे उसका बैकअप बन रहा होता है, ताकि स्टिल इन सारी चीजों के बावजूद अगर कोई डिजास्टर अगर हो जाता है तो आप अपनी हॉट साइड या कोल्ड साइड जो है उस फौरन से एक्टिवेट कर लें, और फौरन से एक्टिवेट करने के बाद आप वहां से अपने बिजनेस के जो ऑपरेशंस है उनको मैनेज कर लें। ये करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये जरूरत इसलिए पेश आई कि जब बिजनेस की क्रिटिकलिटी के ऊपर जिक्र आया तो वहां पर किसी ना किसी ने कुछ रिस्क होंगे जो आइडेंटिफाई किए होंगे कि जी व्हाट विल हैपन कि अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी या जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है आपकी वो बैठ जाती है, तो उसका शायद सोल्यूशन ये निकला हो उस टाइम पे कि यार ठीक है, एक कनेक्शन था, हम 2 और कनेक्शन लगा देते हैं। अच्छा जी ठीक है, लेकिन ये तो हार्ड लाइन कनेक्शंस हैं। व्हाट इफ के जी अगर किसी एरिया में कोई जल्जला आ जाता है, डिजास्टर हो जाता है, तो जी वो हार्ड लाइन कनेक्शन खराब हो जाता है। ठीक है जी, तो एक काम करें, एक कनेक्शन और लगा देते हैं, रेडियो कनेक्शन लगा देते हैं। अच्छा जी, रेडियो की तो लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, एक काम करते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन लगा देते हैं। सो आपने क्या किया, एक रिस्क को कवर करने के लिए मल्टीपल उसके ऑल्टरनेटिव्स वहां पे प्लेस कर दिए ताकि आप उस सर्टेन रिस्क को कवर कर सके। सिमिलरली आप जब बात करते हैं कि जी हैकिंग वाली बात को लेके, तो डंप साइट्स बनाई जाती हैं कि यार अगर कोई हैकिंग का इंसिडेंट होता भी है तो आप किसी भी हैकर को एक सर्टेन लोकेशन तक होल्ड कर लेते हैं, और ताकि वो हर जगह जाके अब जो है ना अंदर सिस्टम में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट ना कर सके। So, ये सारी चीजें जो कहलाती हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन।
और जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आपके लिए असेस करना जरूरी है। अब मैं एग्जांपल और देता हूं कि डिजास्टर रिकवरी साइट्स के ऊपर, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि वहां पर कॉकरोचेस हो जाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी सर्वर रूम के अंदर अगर कॉकरोचेस हो जाएंगे तो आपने ये थ्रेट कभी सुना नहीं होगा, जबकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, बिकॉज वहां पे एसीज होते हैं, ठंडक होती है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट डैम्प होता है। तो डैम्प होने की वजह से ये कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े जो है वहां पे हो सकते हैं। लेकिन अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सर ठीक है। फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं उससे सर। लेकिन ये होगा कि आपके जो सर्वर्स के रैक्स वगैरह मतलब वो आपके खराब होने के ज्यादा चांसेस है, होने के चांसेस हैं। वो अब यहाँ पर जो लीकेज चीज वगैरह हो देखने वाली सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चीज खराब हो सकती है। दूसरा, इस तरह के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वहां पर डस्ट जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, बिकॉज डस्ट की वजह से आपके फैंस और या आपका कूलिंग सिस्टम जो होता है ना वो चोक हो सकता है, ठीक है। और अगर वो चोक हो सकता है तो किसी भी इंसिडेंट में जहाँ पे हीट ज्यादा इवॉल्व हो रही है और आपका सिस्टम उसको सही तरह से प्रॉपर तरीके से कूल डाउन ना कर सके, ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां पर फायर या इस तरह की चीज हो सकती है। तो इस तरह के इवेंट्स को भी हम उसका अकाउंट फॉर करते हैं। तो इतनी डिटेल में हर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है। बस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया और होगा। Five core steps within the risk identification and management process. These steps include risk identification, analysis, risk evaluation, risk treatment, and risk monitoring. अब एक एक करके थोड़ा सा इनको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ने पहले भी पढ़ लिया, दोबारा से देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू रिवील, यानी उनको खोज के बाहर निकालना, what, where, when, and why, and how something could affect a company's ability to operate. For example, a business located in Central California might include the possibility of wildfire, ठीक है, as an event that could disrupt the business operations. अब सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर साल में एक दफा आग लगती ही लगती है। जिस तरह से आपके मरगला की जो पहाड़ियां हैं इस्लामाबाद के ऊपर, वहां पर वाइल्ड फायर का सिलसिला होता ही होता है। साल में 2 साल में एक दफा आपको ये इंसिडेंट वहां देखने को मिल ही जाता है। सिमिलरली अगर मैं वाइल्ड फायर की बात करता हूं तो क्या ये रिस्क कराची में एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, बिकॉज वाइल्ड फायर अमूमन जंगलों में लगती है और इस तरह के मामला होते हैं। बट फायर का इवेंट एग्जिस्ट कर सकता है कराची या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। एनालिसिस क्या होती है जी? दिस स्टेप्स इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द प्रोबेबिलिटी दैट अ रिस्क इवेंट माइट अकर and potential outcome of this event. Using the California wildfire example, safety managers might assess how much rainfall has occurred in past 12 months and the extent of damage to the company could face should a fire occur. वाइल्ड फायर की अगर आपके बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता हो तो वाइल्ड फायर अमूमन खुश्क मौसम में लगती है और उस मौसम में लगने के चांसेस या साल के उस हिस्से में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके पास बारिशें कम हुई भी होती हैं। आपके पास बारिशें अगर ज्यादा हुई भी होंगी तो जंगल में आग जो है उसके लगने के चांसेस कम होंगे। ऑफ कोर्स हर चीज जो है ना वो हरियाली की तरफ होगी तो शायद चांसेस कम है बारिश उसके आग लगने के। असेस करना या एनालाइज करना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है बिकॉज जब भी आप किसी रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं या उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपकी एफर्ट और आपका टाइम और पैसा सब कुछ लग रहा होता है। अगर आप हर इवेंट को देखें तो वो हर इवेंट बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, लेकिन क्या उस इवेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है? कितनी अकरेंस की पॉसिबिलिटीज की एग्जिस्ट करती है? दैट इज समथिंग दैट वी डू एनालिसिस। अच्छा, उस जब आपने एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, उसकी एनालिसिस भी कर ली कि इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप करते हैं इसकी इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रिस्क एंड रैंक्स them accordingly to the prominence and
consequences. For example, the effect of possible wildfire may be weighted against the effect of the possible mudslide. यानी ये बारिशें इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर आग तो नहीं लग रही अब, लेकिन हो ही सकता है कि ज्यादा बारिशों की वजह से वहां पे मडस्लाइड हो जाए या लैंडस्लाइड भी हम लोग जिसको कहते हैं, वो चीज हो सकती है. Which event is determined to have a higher probability of happening and causing damage, it would be ranked higher. अब आपके पास एक रिस्क की जगह दो रिस्क हो गए. एक पहले रिस्क आपके पास था वाइल्ड फायर का, दूसरा रिस्क आपके पास था मडस्लाइड का. अगर उस साल बारिशें ज्यादा हुई हैं या उस सीजन में बारिशें ज्यादा हो रही हैं या होने की एक्सपेक्टेंसी है, तो चांसेस वाइल्ड फायर के ऑफ कोर्स कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, लेकिन मडस्लाइड की जो है ना प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे फिर कीचड़ और कीचड़ के बाद उसके बाद स्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. इस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया, एनालिसाइज किया और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन की हमने बात करी. नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है, ये सबको बहुत डिटेल में भी देखेंगे, इटसेल्फ इंडिविजुअली भी देखेंगे, ठीक है. रिस्क ट्रीटमेंट क्या है जी? रिस्क ट्रीटमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज रिस्क रिस्पांस प्लानिंग. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये स्क्रीन मैंने बंद की है, ठीक है. सवाल मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों की कंपनी के अंदर किसी के पास अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो मुझे बताइएगा. फायर ड्रिल आप में से किन किन ऑफिसेज में होती है? यस सर, हमारे यहाँ होती है फायर ड्रिल. कौन सी कंपनी है आपकी? सर अभी मेट्रो बैंक हेड अभी ऑफिस. मेट्रो, ठीक है. आपके यहाँ फायर ड्रिल. बिल्कुल ठीक है. कोई और एग्जांपल दे सकते हैं इसके अलावा और किसी के ने ये एक्टिविटी देखी हो कभी फायर ड्रिल की? हमारे पास भी होती है. ठीक है. फायर ड्रिल में होता क्या है? What actually happened in fire drill? सर वो बेसिकली हमें ये सिखाते हैं कि मतलब इन केस ऑफ कभी इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाए, फायर इरप्ट हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो आपको कौन सा एग्जिट यूज करना है, किस तरह से निकलना है क्यू बना के, और कौन सा रास्ता जो है वो सेफ है जिसके थ्रू आप जो है बिल्डिंग को एग्जिट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी हार्म टू योरसेल्फ और समवन एल्स. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा, उसके अंदर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ड्यू होती है. जैसे एक लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ जिसे कहते हैं फ्लोर वार्डन. अमूमन फ्लोर वार्डन्स बनाए जाते हैं कि इस फ्लोर के ऊपर ये 3 लोग हैं या एक आदमी है जो कि फ्लोर वार्डन है. उस बंदे की जिम्मेदारी ये होती है कि वो इंश्योर कराता है कि जी सब लोग अपनी डेस्क को छोड़ के जा चुके हैं, जो एसओपीज बताए गए थे कि जी आपने कोई सामान लेके नहीं उतरना, आपने चाय बनाने के लिए नहीं रुकना. डिस्पाइट दैट यू नो इट किट्स एज फायर ड्रिल, आपने ये इंश्योर करना है कि जी तमाम लोग उसी वक्त निकलें और निकल के बाहर निकल जाएं सारी सिचुएशन के बाद. तीसरा से बिल्डिंग वार्डन भी होता है जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये चेक कर रहा होता है कि कितने टाइम में सब लोगों ने बिल्डिंग को वेकेट कर दिया है और उसने वहां पर उसका टाइम का चेक रखा हुआ होता है. ठीक है. सो इस तरह से हर बंदे की ऑलरेडी ड्यूटी होती है. तो इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर द स्टाफ बट इट्स अ ड्रिल, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फ्लोर वार्डन्स एज वेल कि ऐसी सिचुएशन के अंदर किस बंदे ने किस तरह का काम करना है. ठीक है. तो ये जो फ्लोर वार्डन्स होते हैं ये क्या चीज होती है? दिस इज रिस्क रिस्पांस प्लानिंग. आपने जब एक रिस्क था कि आपकी बिल्डिंग में आग लग सकती है तो आपने क्या किया? आपने कहा कि अगर आग लगती है तो सिचुएशन ये होती है कि भगदड़ होती है, लोग जो है ना पैनिक में आ जाते हैं और पैनिक में आने की वजह से जो है ना ज्यादा नुकसान होता है. ठीक है. तो इसका एक प्लान बनाते हैं और लोगों को जो है ना हर कुछ टाइम के बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद लोगों को हम इस प्लान से रिवाइव करवाएंगे. यार देखो जो तुमने एग्जिट करना है वो किस तरह से करना है, फ्लोर वार्डन्स जो हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का किस तरह से काम मैनेज करना है, सो ऑन सो फोर्थ. So this is called risk response planning. ठीक है. In this step, risk mitigation strategies, preventive care and contingency plans are created based on the assessed value of each risk. ठीक है. ये बहुत जरूरी चीज है.
हर रिस्क के लिए आप जो है ना प्रिवेंटिव केयर या कंटीजेंसी प्लान्स आप नहीं बना रहे होते, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारे रिस्क इस लेवल के नहीं होते जिस लेवल के ऊपर आप इसको इतना ज्यादा अकाउंट फॉर करें। मिसाल के तौर पे आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ऑफिस में अगर कोई शख्स बीमार है, उसको नजला है, खांसी है, उसको बुखार भी हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, सर ऐसी सिचुएशन को देख के लोग बहुत नॉर्मल सा बिहेव करते थे और ऑफिस के कुछ लोग उसको कोई मेडिसिन दे दिया करते थे या उसको घर भेज दिया जाता था, सो ऑन सो फोर्थ। आज की सिचुएशन में जो पोस्ट कोविड सिचुएशंस है उसके अंदर अगर कोई शख्स इन सिम्टम्स के साथ मौजूद है, जिसकी सांस उखड़ रही है या जिसको जो है बुखार आ रहा है या नजला जुकाम का शिकायत कर रहा है, बदन में दर्द का शिकायत कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जगह इमीडिएटली खाली कर दी जाती है, ठीक है। वहां से लोगों को जल्दी से वेकेट करा दिया जाता है और जो इमीडिएटली क्लोज लोग हैं उनके जो है ना फौरन से उनके टेस्ट और सारे मामला करा लिए जाते हैं। ये सिचुएशन पहले डिफरेंट थी, सर अब डिफरेंट। खत्म होने वाली है, मीटिंग खत्म होने वाली है, 3 मिनट्स रह गए, तो रिकनेक्ट कर लें अगर हम। ठीक है, तो हम अभी रिकनेक्ट कर लें फौरन से। जैसे मैं एंड कर देता हूँ, फिर इसको रिकनेक्ट आप स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर मुझे होस्ट बना दीजिएगा कि 3 मिनट्स ठीक है, हम पुराने वाले लिंक पे कनेक्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है सर।